देखो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं फिर से क्या क्या डिस्कस किए हैं। पावर डिस्कस किए। पावर का मतलब होता है, पावर का मतलब क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम लोग बोलते हैं पावर। तो पावर को लिखते हैं वर्क बाय टाइम। पावर को हम लोग लिखते हैं वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क को हम लोग क्या लिखते हैं? वर्क को हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू एफ डॉट एस। हम लोग जानते हैं वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग वर्क के जगह जस्ट वैल्यू को रखे हैं, तो एफ डॉट एस बाई टी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एफ को अलग से लिखे तो एस बाई टी इज नथिंग बट द वेलोसिटी। एस बाई टी एक्चुअली क्या है? वेलोसिटी है। हम लोग सभी को पता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो पावर कैन बी रिटन एज P इक्वल टू एफ डॉट वी। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसके एसआई यूनिट पे, एसआई यूनिट के बारे में, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं वाट। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और हम लोग 1 वाट को बोलते हैं, वर्क का क्या होता है? जूल और टाइम का सेकेंड। तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड, मतलब 1 जूल सेकेंड। ये होता है 1 वाट का वैल्यू। जनरली वाट हम लोग यूज करते हैं, कभी कभी इसके हायर पावर्स को यूज करते हैं जैसे किलोवाट। तो 1 किलोवाट का वैल्यू तुम लोग सभी को पता होगा 10⁻³ वाट होता है। ठीक है, वो कन्वर्ट करने में काम आएगा न्यूमेरिकल में। और 1 मेगावाट का वैल्यू होता है 10⁻6 वाट। ठीक है, एक अभी भी यूज होता है इन टर्म्स ऑफ इंजन, व्हीकल इंजन या मोटर पे हम लोग यूज करते हैं ये वाला टर्म, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर 1 HP, 1 हॉर्स पावर। ये पहले काफी यूज होता था। अब भी गाड़ी के इंजन में हम लोग हॉर्स पावर का ही यूज करते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर, इसको हम लोग बोलते हैं HP। तो 1 हॉर्स पावर का जो वैल्यू होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 746 वाट के बराबर। ठीक है, ये भी कभी काम आ सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को। तो इसको भी याद रखना, 1 हॉर्स पावर का वैल्यू हो जाएगा 746 वाट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो एक हम लोग क्वेश्चंस देते हैं सॉल्व करने तुम लोग को। ठीक है, एक हम क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करो और बताना कितना इसका आंसर आएगा। छोटा सा क्वेश्चन इसी पे। देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है कि अ बॉय वेइंग, अ बॉय वेइंग मतलब उसका वेट है। ठीक है, वेइंग 350 न्यूटन runs up a flight of runs up a flight of 30 step each 20 centimeter high in 5 seconds. Calculate the power expended. इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट द पावर। आंसर ऐसे बोलना, ठीक है? कितना पावर खर्च होता है, मतलब कितना पावर लग रहा है इस पे। क्या बोला जा रहा है? बॉय वेइंग, एक बॉय है जिसका वेट है 350 न्यूटन का। वो रन कर रहा है एक फ्लाइट को, रन सब कर रहा है फ्लाइट पे। इस पे 30 स्टेप्स को चढ़ना है। each स्टेप 20 सेंटीमीटर हाइट का है और उसको 5 सेकंड लगता है उस स्टेप को चढ़ने में, कवर करने में। तो कितना पावर लगेगा? ठीक है, इसको बनाओ, आंसर बोलना आने से। ठीक है, जिसका भी आएगा पहले। सर 42,000। नहीं, 42,000 इज रॉन्ग आंसर, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। सेंटीमीटर दिए, ध्यान देना, ठीक है? शायद तुम मीटर लेके बना दिए हो। 42,000 तो नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू आ गया है। इतना नहीं होगा ज्यादा।
और किसी का है आंसर? देखो तुम शायद सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का स्टेप का हाइट है, मीटर मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसमें शायद गड़बड़ किए हो, इसको कन्वर्ट कर लो तब बन जाएगा, बाकी सारा तो एसआई में है। बोलो किसी का बना है, बोलो जल्दी से। नहीं, अच्छा देखो, जैसे अगर यहाँ पे तुमको पावर निकालना है ना, तो पावर का फॉर्मूला सब लोग जानते ही हो। पावर पूछा गया तो पावर में क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम, तो अगर हम लोग को वर्क निकालना है तो वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर 420। यस 420 वाट इज द राइट आंसर। 420 वाट सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग को पावर निकालना है, तो सबसे पहले कितने हाइट तक चढ़ रहा हो बॉय, तो हाइट मतलब 20 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी का चौड़ाई है, हाइट है मतलब। तो कितना चढ़ना है उसको सीढ़ी चढ़ना है 30, तो 20 सेंटीमीटर इंटू अगर 30 किया जाए तो आएगा 600, है ना, लेकिन ये सेंटीमीटर पे है, तो मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 6 मीटर, तो ये तो हाइट हो गया। अब उस बॉय का वेट दिया हुआ है, तो अगर वर्क निकालना है तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का मतलब वेट, तो वेट 350 और हाइट है 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2100 जूल। तो बस इतना वर्क डन आ गया, उसको बस रेट ऑफ वर्क डन निकालो। तो पावर अगर निकालना है यहाँ से तो क्या करोगे, वर्क डन बाई टाइम 2100 बाई 5 वाट, तो जो हो जाएगा 420 वाट के इक्वल, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो ये मीटर अगर किसी ने सेंटीमीटर में लेके इसको बना दिया, शायद तुम पहले बनाए थे, तो इसलिए तुम्हारा आंसर आया था 4200 आ रहा था। ठीक है, यहाँ तुम 600 ले लिए थे शायद, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो इस तरह का सवाल ट्राई करना, बहुत क्वेश्चन मिलेगा जो काफी आसान भी होता है, बस थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना। और इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत ही कम है, एक तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, एक एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, एक पावर का रेट ऑफ वर्क डन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 4 फॉर्मूला है, जितना थ्योरी पढ़ा है उतना ही है, हर तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन रहेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करके हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, और 3-4 क्वेश्चन फॉर्मूला बस है, थोड़ा अच्छा से इसको रिवाइज करोगे तो सारा बन जाएगा। थ्योरी भी बहुत इजी होता है, थ्योरी पे वर्क डन, वर्क टाइप्स ऑफ वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशंस, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में आज। तो एक नया यूनिट है ग्रेविटेशन शुरू करते हैं, जो कि तुम लोग के स्कूल के एग्जाम्स में भी आएगा शायद। कुछ बच्चे बता रहे थे आरडी बैच में कि बहुत सारे स्कूल में ग्रेविटेशन भी पूछा जा रहा है, तो हम इसका एक नया से पेज बना दे रहे हैं ताकि तुम लोग को नोट करने में सुविधा हो जाए। ठीक है, उसको उस दोनों को हम भेज देंगे अभी क्लास के बाद। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में तुम लोग को जब फोर्स पढ़ाए थे उस समय सुने हो, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में उस समय सुने हो जब हम फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे। क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक फील्ड फोर्स होता है, और नेचर में पाया जाने वाला एक तरीके का फंडामेंटल फोर्स है।
जैसे हम लोग बहुत सारा फंडामेंटल फोर्स का बात किए थे, उस फंडामेंटल फोर्स में क्या क्या फोर्स हम बता रहे हैं। जैसे एक तो फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, जो चार्जेस और मैग्नेटिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगता है। एक फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक फोर्सेस में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स बोलते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्स, नेचर में पाए जाने एक तरीके का फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, ध्यान से सुनना क्या क्या डिफरेंस बता रहे हैं। अभी तक हम जो फोर्स का बात की है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर न्यूक्लियर फोर्स, ये सभी स्ट्रॉन्ग फोर्स के कैटेगरी में आता है। दिस ऑल फोर्सेस आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसके बीच में इंटरेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, और काफी स्ट्रॉन्ग होता है। कौन कौन से फोर्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फोर्स में और न्यूक्लियर फोर्स में। लेकिन अगर बात करें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में पाए जाने वाला बहुत ही वीकेस्ट फोर्स होता है। मतलब उससे वीक फोर्स समझ लो कि है, उससे वीक फोर्स भी है, लेकिन एक तरह से वीकेस्ट फोर्स है ये, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो बॉडी के बीच में लगता है। यूनिवर्स में अगर कोई भी दो बॉडी का मास होगा, चाहे वो हम लोग आसपास जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, इवन अगर हम लोग एक कोई भी छोटा सा पार्टिकल को रखे, पेन रख दिए, है ना, या फिर हम लोग कोई बॉक्स रख दिए, बॉक्स और पेन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, बट हम लोग को वो दिख नहीं रहा है। हम लोग सभी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बट पता नहीं चल रहा है, क्योंकि काफी वीक फोर्स है। पता कब चलता है? जब कोई चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि फोर्स भी बहुत बढ़ जाता है। बट अगर हम लोग एक एक किलो का दो ऑब्जेक्ट ले ले, या 10 किलो का ले, या 1000 किलो का ले, तब भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स क्यों होता है उसका भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बात याद रखना, नेचर में पाए जाने वाला वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इस चैप्टर पे हम लोग कवर करना है बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटी का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। इसके अलावा हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे वेटलेसनेस के बारे में, ठीक है। मतलब सैटेलाइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, केपलर लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बहुत सारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, लाइक मून, अर्थ, है ना, जुपिटर, सैटर्न, कुछ भी, मार्स, मतलब जो भी प्लैनेट्स है या फिर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, इन सभी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तभी वो एक दूसरे को होल्ड करके रखा है। पूरा यूनिवर्स तो नहीं, यूनिवर्स अभी नहीं जा रहे हैं, मतलब अपने सोलर सिस्टम की अगर बात करें, तो तभी एक बॉडी जो है, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को होल्ड करके रखा है। जैसे इफ बोथ द एप्पल एंड द मून आर अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, जैसे न्यूटन ने क्या देखा कि एप्पल अर्थ की तरफ गिरा, तो उसने सोचा कि अर्थ क्यों नहीं मूव किया एप्पल की तरफ। तो उसने ये पाया कि जो फोर्स एप्पल और अर्थ के बीच में लग रहा था, वही फोर्स मून और अर्थ के बीच में भी लग रहा है। जो फोर्स एप्पल और अर्थ के बीच में लग रहा था, वही फोर्स मून और अर्थ के बीच में भी लग रहा है। दोनों सेम फोर्स है, लेकिन अंतर इसी बात का, एप्पल जो है बहुत ही एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका मास नेग्लिजिबल है अर्थ के रिस्पेक्ट पे। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 6 × 10⁻24 kg। और जबकि एप्पल का मास कितना होगा? एक एप्पल का मास होगा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम मैक्सिमम, ठीक है, 50 ग्राम या 100 ग्राम मैक्सिमम। तो ये नेग्लिजिबल मास है। तो अर्थ कभी मूव नहीं करेगा एप्पल की तरफ, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है। अर्थ इज अ हेवियर ऑब्जेक्ट, but the apple is the lighter one, so apple will move towards the earth, but earth cannot move. हम लोग के अर्थ में, हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट्स है, सभी का मास अर्थ से बहुत कम है, इसलिए सभी लोग अर्थ के ग्रेविटी की वजह से हम लोग अर्थ की तरफ मूव करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ही आता है। ये बात तो पता होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। तो हम लोग इस सब चीजों को डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहला बात तो ये है यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, हम लोग बोलते हैं क्या है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कोई पेन बहुत ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर जैसे हम लोग कोई बलून लेते हैं तो वो बलून नीचे आ जाता है, लेकिन अगर वही केस हम लोग हीलियम बलून का लेते हैं तो वो सब ऊपर राइज कर जाता है, वैसा क्यों? वो गैस जो होता है काफी लाइटर होता है, और वो देखो गैसेस जो होता है उसका कंडीशन थोड़ा बदल जाता है, मतलब उसका ही मास होता है, ऐसा नहीं मास नहीं होगा उस पे। जब तक गैस रहेगा तभी तक वो राइज करेगा, जब तक गैस जब खत्म हो जाएगा फिर से फॉल कर जाएगा, ठीक है। और बलून का कंसेप्ट ये है ना कि उसमें जो हीलियम गैसेस या फिर जो भी हाइड्रोजन गैसेस रहता है, दिस गैस आर वेरी लाइटर गैसेस, तो ये इतना लाइट गैस होता है कि एटमॉस्फेयर पे वो आराम से होल्ड कर सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फ्लोट कर सकता है। तो इसी वजह से ग्रेविटी उस पर भी लग रहा है। किसी बैलून पे ये मत सोचो ग्रेविटी नहीं लग रहा है, मतलब अगर ऐसा बैलून लेंगे हम लोग, सपोज ये कोई बैलून ले रहे हैं, तो इस पे भी हमेशा mg नीचे की तरफ लग ही रहा है। इवन कोई ऑब्जेक्ट लेंगे उस पे भी mg लगेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी वहां भी काम कर रहा है, लेकिन ऊपर इसीलिए भाग रहा है, एक तो इसका एयर रेजिस्टेंस लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये थोड़ा लाइटर है, इसके अंदर जो गैसेस है एयर से भी लाइटर, हम लोग मिक्सचर ऑफ एयर से भी काफी लाइटर गैस लेते हैं। तो दिस लाइटर गैसेस विल बी वर्क एज अ, मतलब एक फ्लोटिंग एलिमेंट टाइप का वर्क कर रहा है, आराम से फ्लोट कर सकता है, उड़ सकता है हवा में, क्योंकि काफी लाइटर होता है। यही अगर लोग किसी दूसरे कैटेगरी का गैस में फील कर देंगे तो डेफिनेटली वो नहीं राइज करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से, बट ग्रेविटी दोनों केस में लग रहा है। कभी ना जब गैस पे खत्म हो जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा बलून कुछ देर के बाद, या कहीं से भी लीकेज अगर आ गया उस बलून पे तो फिर से वो नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और किसी सवाल किसी को है कुछ सवाल है तो पूछना, ठीक है। अच्छा देखो फिर द यूनिवर्सल, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, 3 क्लास लगेगा बस, मुश्किल से पूरा हो जाएगा। और तुम लोगों को वो वाला चैप्टर हटा दिया गया है सिलेबस से इस साल, क्योंकि बहुत सिलेबस को थोड़ा छोटा भी करना है ना। इस साल तो बहुत दिक्कत हुआ पढ़ाई लिखाई में, तो इसीलिए क्या किया गया कि जो चैप्टर था ना वो फ्लोटेशन वाला, प्रेशर थ्रस्ट फ्लूइड, उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। पहले तो फ्लोटेशन का बहुत क्वेश्चंस, मतलब एक टॉपिक पढ़ाया जाता था, बट इस साल फ्लोटेशन को हटा दिया गया, उसमें प्रेशर थ्रस्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ ग्रेविटेशन के बारे में ही पढ़ना है। अगर किसी के स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो बोलना, फिर उसको भी हम कवर कर देंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जैसे तुम लोगों ने न्यूटन लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में, न्यूटन ने तीनों लॉ दिया था, ठीक है। तो उनके अनुसार पहला लॉ सबको पता है, दूसरा लॉ भी पता है। दूसरा लॉ में फोर्स डिफाइंड होता है क्वांटिटेटिवली, पहले लॉ में फोर्स डिफाइंड होता है क्वालिटेटिवली, और थर्ड लॉ में एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बताया जाता है। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन में भी कुछ रिसर्च किया और ये देखा यूनिवर्स में दो बॉडी, पूरे यूनिवर्स में, हम लोग सिर्फ अर्थ का बात नहीं कर रहे, इवन कहीं पे भी, किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी यूनिवर्स पे, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के पास मास होता ही है, इवन इलेक्ट्रॉन भी लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर मास है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि काफी वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका स्टेटमेंट ये था, द ग्रेविटेशनल, उनका स्टेटमेंट ये था, द gravitational force of attraction between two particles, ठीक है, between two particles is directly proportional, मतलब दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional
प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मतलब किसके टू प्रोपोर्शनल होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब दो पार्टिकल का जो मास है उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance between them। ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, इसमें याद करने वाला कोई लॉजिक नहीं है। मतलब तुम जो स्टेटमेंट लिखोगे उसको मैथमेटिक्स देख के लिख सकते हो। मतलब जो फोर्स लग रहा है दो ब्लॉक के बीच में वो उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, कूलम्स लॉ की तरह। और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यही बस इसका स्टेटमेंट है। तो अगर इसका डायग्राम में हम लोग बनाएंगे तो ऐसे कुछ समझ लो, मान लो यहाँ पे दो ब्लॉक है, ठीक है, दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ये हो गया और एक डिस्टेंस पे ये पार्टिकल हो गया, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? छोड़ दो। किसी का माइक ऑन है? कुछ पूछना है क्या? बंद सर। माइक क्यों? ऋषिराज, तो ये दो ब्लॉक है मान लो, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया r। एक ब्लॉक का मास मान लो m1 है और दूसरे ब्लॉक का मास मान लो m2 है, ma और mb मान सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, ये फोर्स इस पे जो लगा रहा है और ये इस पे जो लग रहा है, मतलब दोनों अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ये r इनके बीच का दूरी है। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ब्लॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब m1 into m2। ये पहला स्टेटमेंट था, मतलब स्टेटमेंट पहला बात बोला गया। दूसरा क्या बोला गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 1/r², ठीक है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो अगर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, तो 1 and 2 से हम लोग क्या लिखेंगे, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। हम लोग दोनों प्रोपोर्शनलिटी के साथ दिखाए हैं। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, हम लोग को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग, जी, कैपिटल जी है ना, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल जी, याद रखना, कैपिटल जी इंटू m1 m2/r², ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमेशा दो ब्लॉक के बीच में लगने वाला फोर्स का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो होगा F इक्वल टू gm1 m2/r²। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इस g का कुछ मैग्नीट्यूड होता है, हम बताएंगे कितना होगा, कुछ वैल्यू होता है, और इस g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इस g को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है जो कि पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। एक स्मॉल जी होता है, उसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, के बाद में डिस्कस करेंगे। ये कैपिटल जी है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत करना, कैपिटल जी है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और याद रखना ये पूरे यूनिवर्स में वैलिड है, मतलब कैपिटल जी का वैल्यू अर्थ में जितना रहेगा, कैपिटल जी का वैल्यू मून पे भी उतना रहेगा,
जुपिटर भी उतना रहेगा, यूनिवर्स पे कहीं पे भी इसका वैल्यू सेम रहेगा, जो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया गया था। इसका जो वैल्यू है कैपिटल जी का, वो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया गया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैवेंडिश बैलेंस बोलते हैं एक्चुअली। एक बैलेंस लिए थे, मतलब जो वेइंग मशीन टाइप का बैलेंस। तो कैवेंडिश बैलेंस के मदद से, ठीक है, कैवेंडिश बैलेंस की मदद से उन्होंने एक्सपेरिमेंटल, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस बात को याद रखना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की मदद से एक बैलेंस लेके एक्सपेरिमेंट किए थे। उनका नाम था कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। तो एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने जी के वैल्यू को क्या किए, फाइंड आउट किए। इसका वैल्यू को वो फाइंड आउट किए। ठीक है, कितना होता है इसका वैल्यू। तो जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिनके वैल्यू को फाइंड आउट किए थे फिजिसिस्ट हेनरी कैवेंडिश इंग्लैंड में। और ऑलमोस्ट 731 से 810 के बीच में इन्होंने बहुत सारा फिजिक्स में काम किया था। और यही एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली जी के वैल्यू को कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ कैवेंडिश बैलेंस। तो देखा गया कि जी का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कितना आता है, हम बता रहे जी का वैल्यू आता है, इस वैल्यू को याद रखना, जो कि न्यूमेरिकल में हम लोग को वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू होता है 6.673। कैलकुलेशन में हम लोग 6.67 ही लेंगे सिर्फ, इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू ऑफ जी है, जिसको हम लोग को हमेशा यूज करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ जी को कभी भी फोर्स निकालेंगे दो बॉडी के बीच में, तो वैल्यू ऑफ जी को हम लोग को कैलकुलेट, मतलब सॉरी, हम लोग पुट करना पड़ेगा। कुछ नोटेबल पॉइंट को हम डिस्कस करते, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। नोट वन क्या है, सुनो। नोट वन में ये बोला जा रहा है कि जी को डिफाइंड कैसे करेंगे। तो फोर्स को हम लोग क्या लिख दिए थे, फोर्स को लिखे थे जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो तुमने m1 को रखा 1, m2 को भी रखा 1 यूनिट, 1 kg, इसको 1 यूनिट लिख दिए। और r को तुमने रखा 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर नहीं, सॉरी, r को 1 यूनिट रखा, तो r स्क्वायर 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तुम क्या देखोगे वैल्यू पुट करने के बाद? तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम लोग क्या देखोगे, जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो जी के बराबर आएगा, जी न्यूटन के बराबर। क्योंकि हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, जी इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल हैविंग यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। अगर हम लोग यूनिट मास ले, मतलब 1 kg या 1 ग्राम, इस तरह का मास ले, और उसको 1 मीटर पे अगर सेपरेट करें, तो हम लोग को जी का वैल्यू एग्जैक्टली, फोर्स का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली जी के वैल्यू के इक्वल मिलेगा, उतना न्यूटन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जी को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ जी है ये एक तरह से। दूसरा नोटेबल पॉइंट क्या है, याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना अच्छे से। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, नेचर में एक अट्रैक्टिव फोर्स का वर्क का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा पॉइंट याद रखना, थर्ड नोट याद रखना। थर्ड नोट ये कि अमंग द ऑल बेसिक फोर्सेस, जितना भी नेचर में बेसिक फोर्स होता है,
उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो बहुत वीकेस्ट होता है। पहले ही हम लोग बात किए थे, इसका इज द वीकेस्ट, सबसे वीक फोर्स होता है। ठीक है, तो कुछ ये नोट पॉइंट है, कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी तो ये बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोले कि अमंग द बेसिक फोर्सेस, नेचर में पाया जाने वाला जितना भी बेसिक फोर्स है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स होता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट का अगर बात करें हम लोग, तो फोर्थ पॉइंट में भी एक चीज याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स is always independent of the medium। ठीक है, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब यह है कि देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम डिपेंडेंट का मतलब है कि हम लोग वैक्यूम पे रखे या फिर एयर पे रखे या वाटर पे रखे दो चार्ज को, तो फोर्स का वैल्यू बदलता रहेगा। वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, उसके बीच में कैसा मीडियम है, हवा है, पानी है, या कोई और भी मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा काम नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। तुम चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक एयर के बीच में रखो, दो पार्टिकल को, या फिर वाटर के बीच में रखो, या फिर कोई दूसरा किसी मीडियम पे रखो अगर, तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही लगेगा तीनों कंडीशन पे। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मटेरियल मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तीसरा बात क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर पे लगता है। ठीक है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा ब्लॉक भी पहला ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंस्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, ग्रेविटेशनल शॉर्ट में इसको लिख देते हैं फोर्स, ऐसा लिख दो, कंस्टिट्यूट एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब तुम लोग सभी लोग जानते हो। एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन के थर्ड लॉ से आता है कि हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो एक बॉडी जितने, एक ब्लॉक, देखो दो ब्लॉक के पीछे फोर्स लग रहा है, तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा ब्लॉक भी पहले ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, और हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को हर एक बॉडी पे लगा सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। तो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, द ग्रेविटेशनल फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर ग्रेविटी लॉ लिख लो, फोर्स की जगह ज्यादा अच्छा होगा, लॉ लिख लो उसको। applies to all bodies in the universe ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स के हर एक बॉडी पे लगा सकते हैं, हर बॉडी पे, ऑल बॉडी पे। ऐसा नहीं कि किसी बॉडी पे नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाइज टू ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्रेविटेशन जिसको हम लोग को याद रखना है। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं क्या क्या पॉइंट बोले। पहले तो तुम लोगों को ये समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या, F इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वायर, दो मास के बीच का प्रोडक्ट और उनके दूरी के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है फोर्स। इस g के वैल्यू को कैपिटल G को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके वैल्यू को फाइंड आउट किया गया था विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल टर्म है हेनरी कैवेंडिश। इसको हम लोग कैवेंडिश बैलेंस के मदद से, मतलब हम लोग नहीं, हेनरी कैवेंडिश ने कैवेंडिश बैलेंस की मदद से इसको फाइंड आउट किए थे उन्होंने वैल्यू को। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि कुछ नोटेबल पॉइंट्स। तो अगर डिफाइन करना है कि डिफाइंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो बोलोगे कि इफ वी कंसीडर यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इफ सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, देन force of attraction between them is equal to the universal gravitation, equal to the value of universal gravitational constant। तो यहाँ से हम लोग G को डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट होता है, हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, और इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स था जो कि नोटेबल पॉइंट्स है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो एक बार जल्दी से, तो आगे बढ़ते हम लोग। बोलो क्या डाउट है किसी को? नहीं है? आवाज आया ना? यस बोलो सर। डाउट है? यस ओके, सर। ठीक ठीक ठीक, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, हाँ चलो। नो सर। सर। ओके, नहीं है तो बहुत अच्छा बात है, पढ़ना घर में थोड़ा सा। इसके हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। इसका मतलब इसके बाद वाला जो क्लास होगा ना उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा थियोरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं। 3 क्लास में पूरा चैप्टर हो जाएगा, सारा टॉपिक। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है, और अगर तुम लोग स्कूल में हुआ होगा तो फिर देख लेना क्या क्या पढ़ाया गया है। अगर फ्लोटेशन पढ़ाया गया है तो फ्लोटेशन भी पढ़ाएंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस बात से भी तुम लोग कहीं ना कहीं से मतलब इस बात का भी तुम लोग को नॉलेज है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं क्योंकि जब मोशन पढ़े हो तब हम कुछ फ्री फॉल का सवाल कराए थे। फ्री फॉल मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, अर्थ के तरफ, ग्राउंड के तरफ, या तो अवे फ्रॉम द सरफेस जब हम लोग थ्रो करते हैं। दोनों कंडीशन पे बॉल वापस नीचे ही आता है, मतलब अर्थ के पास ही आता है, अर्थ के सरफेस के टुवर्ड्स ही आता है। तो जिस एक्सीलरेशन से आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग ये बात जानते हैं कि अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। अर्थ जिस फोर्स से हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करता है। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इसको हम डिफाइन करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, when an object is dropped, object is dropped, ठीक है, from some height, किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा इट्स वेलोसिटी। उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। क्यों? फोर्स लग रहा है इसीलिए। कौन सा फोर्स लग रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है।
ठीक है, ऑफ द अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और हम लोग दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड हम लोग बोलते हैं इट इज एक्सीलरेटेड, मतलब एक एक्सीलरेटेड मोशन है ये। ठीक है, एक्सीलरेटेड। तो दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे अगर ऊपर से हम लोग कोई टावर से, तो डेफिनेटली क्या होगा कि कुछ उसका वेलोसिटी जो है बढ़ता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और वेलोसिटी चेंज होगा एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो एक तरह का तरीके का ये एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो इसी एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसी एक्सीलरेशन को बोला जाता है, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। पूरा लिख लेना तुम लोग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी के साथ, स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। तो ये बात तुम लोग जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर थ्रो करें या नीचे फेंके टावर से, उस पे कांस्टेंट एक्शन लगता ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो इसको हम लोग डिराइव करते हैं जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो मान लो ये एक अर्थ सरफेस है, ठीक है, और डेफिनेटली इसका मास होगा कुछ, स्मॉल एम इसका मास ले लिए, सॉरी कैपिटल एम। और अर्थ का रेडियस होता है बहुत ज्यादा, अर्थ बहुत जायंट ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ का रेडियस भी बहुत ज्यादा होता है, रेडियस होता है 6400 किलोमीटर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। और हम लोग अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी हाइट को ट्रेवल करे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, बॉल को अगर हम लोग 100 मीटर फेंके, 200 मीटर फेंके, 400 मीटर फेंके, या फिर 1 किलोमीटर भी फेंक दे, तो क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी नेग्लिजिबल होगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग जो हाइट होगा उसको रेडियस ऑफ द अर्थ ही मानेंगे। यहाँ पे सपोज एक ब्लॉक है, मान लो इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, तो ये दो ब्लॉक हो गया, इसके बीच में एक दूरी हो गया आर। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तुम इसका डेफिनेटली आंसर दोगे कि F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। ये चीज अभी तुम पढ़े हो, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख दिए, दो ब्लॉक के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, डेफिनेटली मास m जो है, जो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन से। तो कांस्टेंट मोशन जब भी रहेगा, कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन, तो एक्सीलरेशन लगेगा तो फोर्स भी लगेगा। आवाज आ रहा सभी को? यस सर। नेटवर्क चला गया था, एक सेकंड को हम स्क्रीन शेयर कर दे रहे हैं। नेटवर्क चलाते ना दिक्कत होता है।
तो देखो क्या बता रहे थे, ये सब सुने थे ना, ये सब सुने हो जो बता रहे थे अभी, एक्सेशन टू ग्रेविटी बताए थे, मतलब नेटवर्क था उस समय, ये वाला चीज। यस सर, ये ठीक है, तो फर्स्ट देखो इक्वेशन। हाँ हाँ, तो ये बता रहे थे दो मास है, एक तो अर्थ का मास स्मॉल है, कैपिटल एम हो गया, एक छोटा सा मास है स्मॉल एम, दोनों के बीच में दूरी जो है वो आर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर ही है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ का तो काफी ज्यादा होता है 6400 किलोमीटर, तो डेफिनेटली हम लोग कितना भी ऊपर हाइट में जाएंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, है ना। तो उसके कंपैरिजन में अपना हाइट नेग्लिजिबल है, मतलब हम लोग 1 किलोमीटर मूव करें, 2 किलोमीटर मूव करें, तो इसलिए डिस्टेंस आर के बराबर ही है। तो एफ इक्वल टू हम लोग जी एम एम बाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और एक तो फोर्स एफ का एम जी भी लग रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर किया जाए, इक्वेट किया जाए, तो यहाँ से एम एफ जी जी एम एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी हो जाएगा, तो यहाँ से ये एम और एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में आएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, 4 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो एक बात यहाँ गौर करो, यहाँ जो हम लोग डिराइव किए हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, वो हम लोग का आया जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये बॉडी से इंडिपेंडेंट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर किए थे जो मूव कर रहा था उससे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है केवल अर्थ के मास पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे और रेडियस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, तो नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिखना जरूर, क्या लिखोगे इसको एकदम मतलब नोट करके लिखना। इसमें ये लिखना होगा कि G इज इंडिपेंडेंट of the shape, size, ठीक, mass of the body, बॉडी से इंडिपेंडेंट है, मतलब स्मॉल एम, देखो यहाँ पे कहीं पे भी स्मॉल एम नहीं दिखेगा तुमको, सिर्फ कैपिटल एम दिख रहा है, मतलब अर्थ का मास दिख रहा है, अर्थ का रेडियस दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करें अर्थ के लिए, तो इसका वैल्यू आता है, देखो कितना, वैल्यू ऑफ जी अगर फाइंड आउट किया जाए तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो हम लोग को ये बात पता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 6.67, कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं 3 लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 6.67 इंटू 10⁻11 होता है ना, यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, अर्थ का मास लोगे हमेशा जब भी इस तरह किसी कैलकुलेशन आएगा कोई भी, 6 इंटू 10⁻24 केजी, इसको याद भी रख सकते हो, है ना, अर्थ का मास को। और अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, और एक्चुअली होता है 6370 किलोमीटर, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 6400 किलोमीटर लिखते हैं, मीटर में लिखना है तो एक्चुअल लिखते हैं 637 होता है ये, तो मीटर में 6.37 इंटू 10⁶ मीटर होता है, ये होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अगर हम लोग सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग को जी का वैल्यू मिल जाएगा अर्थ पे, स्मॉल जी का वैल्यू। तो यहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू अगर लिखना है तो 6.67 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24, ये मास ऑफ द अर्थ है, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ है हम लोग का 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो पूरे चीज को सॉल्व करोगे अगर
तो वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सरफेस ऑफ द अर्थ पे। इसका वैल्यू बदलते रहता है, मतलब ये हाइट के साथ वैरी करेगा, डेप्थ के साथ वैरी करेगा, प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा, लेकिन कैपिटल जी वैरी नहीं करता, स्मॉल जी वैरी करता है। स्मॉल जी एक्सेलरेशन है, ठीक है। और अलग अलग प्लैनेट पे भी इसका वैल्यू अलग अलग आएगा, क्योंकि ये मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मून पे इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ और, जुपिटर पे कुछ और। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं अगर हम लोग, तो मर्क्यूरी पे है ना, मर्क्यूरी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है बहुत कम। कितना? 3.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ पे ज्यादा होता है, अर्थ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए। ये अगर बात करेंगे हम लोग मून पे, जो अर्थ के सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट्स, मून पे इसका वैल्यू होता है 1.67, काफी कम, 6 टाइम्स कम होता है, ठीक है। मून पे इसका वैल्यू होता है 1.67। इसी तरह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अगर हम लोग लेंगे सपोज वीनस पे, तो वीनस पे भी इस जी का वैल्यू बदल जाता है। कितना होता है? वीनस पे भी कम होता है, ठीक है। वीनस पे होता है 8.60। तो अर्थ के पास ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए अर्थ के पास ज्यादा वैल्यू होता है। अर्थ से भी ज्यादा कुछ कुछ में होता है, जैसे नेपच्यून में होता है, और सन पे काफी ज्यादा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। पर हम लोग सब नहीं जानना है सारे प्लैनेट्स का, हम लोग को अर्थ से मतलब और मून से मतलब है। 2 कैलकुलेशन को जानना है। तो चलो आज के क्लास में यही तक, इसको रिवाइज करना जरूर। और अगला क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वैरी करता है, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, नोट्स हम भेज देंगे अभी ग्रुप में, रिवाइज कर लेना।